हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू एजुकेशन अचीवर्स। आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। आज की क्लास में हम डिस्कस करने वाले हैं 10 मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस जो कि रिसर्च एप्टीट्यूड से रिलेटेड होंगे, जो कि आपके यूजीसी नेट पेपर 1 का सेकंड यूनिट है। इसके साथ साथ अगर आपका पेपर 2 एजुकेशन है तो उसमें जो 6 यूनिट है रिसर्च इन एजुकेशन, उसके लिए भी आज के क्वेश्चंस हेल्पफुल होंगे। इन सारे क्वेश्चंस को हम इजी एक्सप्लेनेशन के साथ डिस्कस करेंगे। तो ये आज की क्लास आप सभी लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है। क्विक सेशन होगा बट इम्पॉर्टेंट सेशन होगा। अगर आप लोगों ने इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर कर दीजिएगा, बिकॉज यहाँ पर मैं इंपॉर्टेंट अपडेट्स देती रहती हूँ आपको एनटीए यूजीसी नेट के रिगार्डिंग, और उसके साथ साथ हम हर एक कॉन्सेप्ट को बहुत ईजी लैंग्वेज में डिस्कस करते हैं ताकि अच्छे से आप हर कॉन्सेप्ट को समझ सको। अब हम देखते हैं अपना पहला क्वेश्चन। सो द फर्स्ट क्वेश्चन इज the extent to which the findings of a research study are generalizable is called as, यानी किसी भी शोध अध्ययन में, किसी भी रिसर्च में निष्कर्षों को यानी कि हमारे रिजल्ट को जिस सीमा तक सामान्यकृत किया जा सकता है। सामान्यकृत किसको कहते हैं? हम जनरलाइज करने को हम कहते हैं सामान्यकृत। तो उसको हम क्या कहते हैं? फर्स्ट ऑप्शन है कन्वर्जेंट वैलिडिटी, सेकेंड ऑप्शन इज प्रिडिक्टिव वैलिडिटी, थर्ड ऑप्शन इज इंटरनल वैलिडिटी एंड फोर्थ ऑप्शन इज एक्सटर्नल वैलिडिटी। आपको एक चीज़ हमेशा याद रखनी है कि जहाँ पर भी जनरलाइज वर्ड आ जाए, सबसे पहले आपको जनरलाइज का मतलब पता होना चाहिए। जनरलाइज का मतलब क्या होता है? सामान्यकृत। देखो, जो भी रिसर्च की जाती है, रिसर्चर के द्वारा जो भी रिसर्च की जाती है वो एक छोटे सैंपल पर की जाती है। पूरी पॉपुलेशन में से एक छोटा सैंपल सेलेक्ट करना होता है जिस पर रिसर्च करनी होती है रिसर्चर को। अब उस सैंपल पर रिसर्च करने के बाद जो फाइंडिंग्स आती हैं वो इतनी वैलिड होती हैं, वो फाइंडिंग्स इतनी ऑथेंटिक होती हैं कि उनको वो रिसर्च इतनी वैलिड होती है कि उसको हम जनरलाइज कर सकते हैं। रिसर्च हमेशा वैलिड होगी, उसके अंदर रिलायबिलिटी भी होगी, वैलिडिटी भी होगी, जिसको हम समझ चुके हैं पिछली क्लासेस में। तो जब हम किसी सैंपल पर रिसर्च करते हैं और उसकी जो फाइंडिंग्स होती हैं उसको हम सारी ही पॉपुलेशन पर अप्लाई कर सकते हैं, उसको हम कहते हैं जनरलाइजेशन, यानी कि सामान्यकृत, सभी पर लागू करना। जैसे कि जनरलाइज का क्या मतलब होता है कि छोटी पॉपुलेशन पर या सैंपल पर, जिसको हम सैंपल कहते हैं, उस पर की गई रिसर्च, बट उस रिसर्च की फाइंडिंग्स को हम बड़ी पॉपुलेशन पर भी अप्लाई कर सकते हैं, उसको हम कहते हैं जनरलाइज। तो जहाँ पर भी जनरलाइज वर्ड आ जाए तो वो आपको याद रखना है, जो हमारी एक्सटर्नल वैलिडिटी होती है उसका मतलब ही होता है जनरलाइज करना। एक्सटर्नल वैलिडिटी किसी भी रिसर्च में अगर एक्सटर्नल वैलिडिटी है तो उसका मतलब ये है कि उस रिसर्च की फाइंडिंग्स को हम जनरलाइज कर सकते हैं। तो इंटरनल वैलिडिटी और एक्सटर्नल वैलिडिटी ये दोनों ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट हैं आपके रिसर्च यूनिट के। इंटरनल वैलिडिटी क्या होती है? इंटरनल वैलिडिटी भी मैं बता देती हूँ। इंटरनल वैलिडिटी का मतलब होता है कि जो भी आपकी रिसर्च प्रॉब्लम है, ठीक है, तो उसमें कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप होना चाहिए। तो जहाँ पर भी वेरिएबल्स के बीच कॉज एंड इफेक्ट का रिलेशनशिप होना चाहिए, जहाँ पर भी कॉज एंड इफेक्ट की बात आएगी वहाँ होगा इंटरनल वैलिडिटी, और जहाँ पर भी जनरलाइज करने की बात आएगी वहाँ पर होगा आपका एक्सटर्नल वैलिडिटी। ठीक है, कि आपकी रिसर्च में एक्सटर्नल वैलिडिटी कब होगी? जब आप अपनी रिसर्च की फाइंडिंग्स को जनरलाइज कर सकते हो एक बड़ी पॉपुलेशन पर। ओके, तो इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर 4, एक्सटर्नल वैलिडिटी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज या फिर आर सोर्स ऑफ प्राइमरी डेटा। तो इन चारों ऑप्शन में से जो प्राइमरी डेटा है उसके सोर्स क्या क्या हैं? ठीक है, निम्नलिखित में से कौन प्राथमिक डेटा का स्रोत है? फर्स्ट ऑप्शन है ऑब्जर्वेशन, सेकंड इंटरव्यू एंड सर्वे, थर्ड ऑप्शन इज जर्नल्स, फोर्थ ऑप्शन इज बोथ 1 and 2। आपको ये बताना है कि इन चारों में से जो प्राइमरी डेटा है उसका सोर्स क्या होगा। देखिए, 2 डेटा होते हैं। सोर्स ऑफ डेटा जो होते हैं वो मेनली 2 होते हैं, एक होता है प्राइमरी और एक होता है सेकेंडरी। प्राइमरी सोर्स ऑफ डेटा वो होते हैं, पहले आप कॉन्सेप्ट समझ लीजिए। प्राइमरी सोर्स ऑफ डेटा उनको कहते हैं कि ऐसा डेटा जो हम खुद ऑब्जर्व करके, खुद एक्सपीरियंस करके, यानी कि एम्पिरिकली खुद अनुभव करके और खुद एक्सपीरियंस करके जो हम डेटा को कलेक्ट करते हैं उसको हम कहते हैं प्राइमरी सोर्स ऑफ डेटा। जैसे आप लोगों को इंटरव्यू लेते हो, सर्वे करते हो, जैसे कि जनगणना होती है, ठीक है, पॉपुलेशन का सर्वे होता है, तो उसमें आप लोगों के घर पर आते होंगे ना जनगणना करने वाले, तो वो लोग आते हैं डायरेक्टली आपसे क्वेश्चन पूछते हैं और फिर वो अपना डेटा कलेक्ट करते हैं। तो वो होता है प्राइमरी सोर्स ऑफ डेटा, कि जब आप
खुद से कोई काम कर रहे हो, खुद डेटा कलेक्ट कर रहे हो, खुद जाकर, खुद ऑब्जर्व करके, खुद लोगों का इंटरव्यू करके, खुद सर्वे करके, वो होता है हमारा प्राइमरी सोर्स ऑफ डेटा। और सेकेंडरी सोर्स ऑफ डेटा हम किसको कहते हैं कि जब हम जिन लोगों ने पहले रिसर्च की है, जो दूसरे लोगों का काम है, ठीक है, जैसे कि कोई आर्टिकल पब्लिश है किसी जर्नल में, या फिर कोई न्यूज़पेपर आर्टिकल, या कहीं से भी हम डेटा गैदर कर रहे हैं, यानी दूसरे के किए हुए काम से अगर हम कोई इन्फॉर्मेशन गेन कर रहे हैं, अपने डेटा को कलेक्ट कर रहे हैं, वो होता है हमारा सेकेंडरी सोर्स ऑफ डेटा। और एक टर्शरी सोर्स ऑफ डेटा भी होता है, उसमें प्राइमरी एंड सेकेंडरी दोनों ही शामिल होते हैं। तो ये हो गया कॉन्सेप्ट। अब आपको बताना है कि इनमें कौन सा होगा। तो देखो, ऑब्जर्वेशन हम खुद करते हैं डायरेक्टली, इंटरव्यू और सर्वे भी हम खुद करते हैं, डायरेक्ट एक्सपीरियंस करते हैं, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा बोथ 1 and 2। ऑप्शन नंबर 4 विल बी दी करेक्ट आंसर। सेकेंड क्वेश्चन इज व्हेन द सब्जेक्ट्स ऑफ ए रिसर्च चेंज or improve their behavior not due to changes in experimental stimulus it is called as। यानी जब किसी शोध में, जब कोई शोध किया जा रहा है और जो सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट कौन है यहाँ पर, जिस पर हम रिसर्च कर रहे हैं, अगर उसका बिहेवियर चेंज हो जाता है तो उसको क्या कहते हैं, मतलब जिस पर हम रिसर्च कर रहे हैं, ठीक है, उसमें परिवर्तन हो जाता है उसके व्यवहार में, उसको हम क्या कहते हैं, हॉथरॉन इफेक्ट, ग्लेन इफेक्ट, फिशर इफेक्ट, या फिर कर्लिंगर इफेक्ट। तो ये भी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, इससे डायरेक्टली 2019 में क्वेश्चन पूछा गया था हॉथरॉन इफेक्ट से आपके यूजीसी नेट एग्जाम में, तो आपको पता होना चाहिए हॉथरॉन इफेक्ट इसका करेक्ट आंसर होगा। अब ये हॉथरॉन इफेक्ट होता क्या है ये मैं आपको बताती हूँ। हॉथरॉन इफेक्ट के बारे में मैं अगर आपको बताऊँ तो जो ये इफेक्ट है इसका मतलब होता है कि अगर कोई पर्सन है जिस पर आपको रिसर्च करनी है, अगर आप उसको बताए बिना अगर रिसर्च करते हो तो उसका जो बिहेवियर है वो नेचुरल होगा, जैसा वो नॉर्मली बिहेव करता है वैसे बिहेव करेगा, क्योंकि उसे पता है उसे कोई ऑब्जर्व नहीं कर रहा, कोई स्टडी नहीं हो रही, वो जैसे रहता है वैसे ही रहेगा। बट अगर जिस पर आप रिसर्च कर रहे हो उस पर्सन को अगर आप बता देते हो कि हमें आप पर रिसर्च करनी है, हमें आपके बिहेवियर को ऑब्जर्व करना है, हमें देखना है आप किसी पर्टिकुलर सिचुएशन में कैसे एक्ट करते हो, अगर आप उसे बता देते हो और उसको मालूम है कि मेरे ऊपर रिसर्च हो रही है, तो कहीं ना कहीं उसका बिहेवियर चेंज हो जाएगा, क्योंकि उसको ये फील होगा कि मुझे ऑब्जर्व किया जा रहा है, मेरी हर एक एक्टिविटी को ऑब्जर्व किया जा रहा है, ठीक है, तो बिहेवियर में चेंज आ ही जाएगा। जैसे हम हैं, ठीक है, हम लोग होते हैं, अगर घर पर मेहमान आए हुए होते हैं तो उनके सामने हमारा बिहेवियर अलग होता है, और अगर हम नॉर्मली घर में रहते हैं तो हम नेचुरली बिहेव करते हैं। इस तरीके से जब एक इंडिविजुअल को पता होता है कि उसके बिहेवियर को ऑब्जर्व किया जा रहा है तो उसके बिहेवियर में कहीं ना कहीं चेंज आ जाता है, और उसको हम कहते हैं हॉथरॉन इफेक्ट। और ये किसके द्वारा दिया गया था, ये एल्टन मायो के द्वारा दिया गया था। हॉथरॉन इफेक्ट की नाम कैसे पड़ा था, द हॉथरॉन इफेक्ट इज नेम्ड आफ्टर ए सीरीज ऑफ एक्सपेरिमेंट्स conducted in the 1920s and 1930s at the Hawthorne Works factory in इलिनोइस। देखो, जो हॉथरॉन एक फैक्ट्री का नाम था, वहाँ पर बहुत सारे एक्सपेरिमेंट किए गए वर्कर्स पर। कब, 1920 एंड 1930 के अराउंड उस फैक्ट्री के अंदर जो वर्कर्स थे उन पर बहुत सारे एक्सपेरिमेंट किए गए उनके बिहेवियर को जानने के लिए कि प्रोडक्टिविटी कैसे इंक्रीज होती है। तो उस टाइम पर ये एक्सपेरिमेंट किए गए थे और उसी वक्त ये हॉथरॉन इफेक्ट का कॉन्सेप्ट आया था जो कि एल्टन मायो के द्वारा दिया गया था। आई होप दिस इज क्लियर। सेकेंड क्वेश्चन देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मेन पर्पस ऑफ रिसर्च, यानी निम्न में से कौन सा अनुसंधान का मुख्य उद्देश्य है या एम है। टू क्रिएट नॉलेज, सेकेंड ऑप्शन इज टू कंस्ट्रक्ट रियलिटी, थर्ड ऑप्शन इज टू सॉल्व प्रॉब्लम्स, या फिर फोर्थ ऑप्शन ऑल ऑफ द एबव। क्या होगा इसका आंसर बताइए। किसी नॉलेज को क्रिएट करने को हम कहते हैं रिसर्च का मेन पर्पस, कि हमें नॉलेज क्रिएट करनी है, या फिर कंस्ट्रक्ट रियलिटी। देखो, अगर हम क्रिएट नॉलेज की बात कहें तो जो नॉलेज है उसका क्रिएशन हम अपनी डेली लाइफ में भी करते रहते हैं। हम कुछ ना कुछ नया सीखते रहते हैं, हमने कोई नया सॉफ्टवेयर यूज़ करना सीखा, हमने लैपटॉप चलाना सीखा, तो जो नॉलेज का क्रिएशन है वो हम अपनी डेली लाइफ में भी करते रहते हैं। और जो प्रॉब्लम सॉल्व करना है वो भी एक रिसर्च का एम है, बट अगर देखा जाए तो यहाँ पर मेन पूछा है, मेन पर्पस, और प्रॉब्लम भी हम अपनी डेली लाइफ में सॉल्व करते रहते हैं, प्रॉब्लम्स भी अलग अलग तरह की होती हैं, तो ये दोनों चीज़ें रिसर्च का एम तो हैं, बट यहाँ पे पूछा गया है मेन,
और मेन कौन सा होता है, रिसर्च का जो एम होता है वो होता ही ये है कि रियलिटी को सामने लाना, वास्तविकता को सामने लाना। रिसर्च की क्यों जाती है, किसी चीज़ की तह तक जाने के लिए, उसकी हकीकत को जानने के लिए, उसकी वास्तविकता को जानने के लिए। किसी भी टॉपिक या किसी भी कॉन्सेप्ट की हकीकत को, रियलिटी, वास्तविकता को जानने के लिए हम रिसर्च करते हैं। इसीलिए इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर 2, टू कंस्ट्रक्ट रियलिटी, क्योंकि मेन पर्पस होता है असल वास्तविकता को जानना, सच्चाई को जानना। ठीक है, इसीलिए इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, एक्सटर्नल वैलिडिटी इन रिसर्च रिफर्स टू। जो एक्सटर्नल वैलिडिटी है जिसकी बात अभी हमने पीछे की, उसी का ये मॉडिफाई करके दिया गया क्वेश्चन है। तो इसमें ऑप्शन है द रिगर ऑफ द स्टडी, सेकेंड ऑप्शन इज द एक्यूरेसी ऑफ ए प्रोसीडर, एंड थर्ड ऑप्शन इज द रिलेशन ऑफ द रिसर्च प्रॉब्लम विद द रिसर्चर्स पर्सनल लाइफ, और फोर्थ ऑप्शन है द एक्सटेंट ऑफ जनरलाइजेबिलिटी दैट द रिजल्ट्स प्रोवाइड। अगर आप लोगों ने मेरी बात को ध्यान से सुना है तो आप सभी को पता होगा कि इसका आंसर क्या होगा। यहाँ पर देखो साफ साफ लिखा हुआ है जनरलाइज, और ये इसका कीवर्ड होता है। एक्सटर्नल वैलिडिटी की बात कहीं पर भी आ जाए, आपको कीवर्ड देखना है, जहाँ पर भी जनरलाइजेबल या फिर जनरलाइज करने की बात की जा रही है वही होगी आपकी एक्सटर्नल वैलिडिटी, क्योंकि उसका मतलब ही होता है रिगर ऑफ द स्टडी, यानी कि स्टडी की कठोरता, अध्ययन की कठोरता, ये इसका मतलब होता है एक्सटर्नल वैलिडिटी। या एक्यूरेसी ऑफ प्रोसीडर, जो आप रिसर्च कर रहे हो वो एक्यूरेटली कर रहे हो, उसको हम एक्सटर्नल वैलिडिटी कहते हैं? बिल्कुल नहीं। द रिलेशन ऑफ द रिसर्च प्रॉब्लम विद द रिसर्चर्स पर्सनल लाइफ, क्या ऐसा होता है कि रिसर्च प्रॉब्लम का रिसर्चर की पर्सनल लाइफ से जो रिलेशन होता है उसको हम कहते हैं? बिल्कुल नहीं, ये भी कट हो जाएगा। एक्सटर्नल वैलिडिटी हमें साफ साफ पता है कि जो जब हम जनरलाइज करने की बात करते हैं उसको हम कहते हैं एक्सटर्नल वैलिडिटी। ओके, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 4, द एक्सटेंट ऑफ जनरलाइजेबिलिटी दैट द रिजल्ट्स प्रोवाइड। नेक्स्ट देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए मेजर ऑफ कंसिस्टेंसी। निम्नलिखित में से कौन सा स्थिरता का माप है? आपका जो रिसर्च होता है उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में हम पढ़ चुके हैं, 2 क्लासेस में ले चुकी हूँ ऑलरेडी। अगर आप लोगों ने वो दोनों क्लासेस नहीं देखी हैं उनको अच्छे से देख लेना, उसमें एक एक चीज़ हमने बहुत अच्छे से डिस्कस की है, सारी की सारी कैरेक्टरिस्टिक्स को हमने बहुत डिटेल में समझा है। ठीक है, तो यहाँ वही सवाल पूछा गया है, कैरेक्टरिस्टिक्स से ये क्वेश्चन है कि कंसिस्टेंसी किससे रिलेटेड होगा? वैलिडिटी, सेकेंड ऑप्शन इज ऑब्जेक्टिविटी, थर्ड ऑप्शन इज रिलायबिलिटी, एंड फोर्थ ऑप्शन इज क्रेडिबिलिटी। किससे रिलेटेड होगा? तो देखो, कंसिस्टेंसी की जहाँ पर भी बात हो जाती है, कंसिस्टेंसी मतलब स्थिरता, कंसिस्टेंसी की बात जहाँ पर भी आएगी यानी कि रिजल्ट हर बार सेम आना। कोई भी आपने रिसर्च की, उसका जो रिजल्ट आ रहा है हर बार अगर रिजल्ट सेम आ रहा है तो उसको हम कहते हैं रिलायबिलिटी। और रिलायबिलिटी को हिंदी में क्या कहा जाता है? विश्वसनीयता। इसलिए इसका सही आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर? ऑप्शन नंबर 3, रिलायबिलिटी। कहीं पर भी कंसिस्टेंसी की बात आ जाए, यानी जो टेस्ट का रिजल्ट है वो अगर सेम आ रहा है हर बार, जितनी भी बार चेक किया जा रहा है, जितनी भी बार एनालाइज किया जा रहा है, तो वहाँ पर हमेशा रिलायबिलिटी होगी। अब बाकी भी मैं समझा देती हूँ ऑप्शंस आपको। वैलिडिटी का क्या मतलब होता है? वैलिडिटी को हम हिंदी में कहते हैं वैधता। किसी भी रिसर्च की वैलिडिटी का मतलब होता है कि जिस उद्देश्य से रिसर्च की जा रही है वो उसी उद्देश्य पर काम करे, यानी जो आपको जानना है आप उसी को जानो, इधर उधर ना भटको। जैसे कि आपको अगर जानना है कि जो ऑनलाइन लर्निंग है उससे बच्चे का जो अचीवमेंट है वो उस पर इफेक्ट पड़ता है, ठीक है, तो आप यही जानोगे, आप अपनी रिसर्च में इसी पर स्टडी करोगे कि ऑनलाइन लर्निंग किस तरीके से बच्चे की एकेडमिक अचीवमेंट या फिर एकेडमिक परफॉर्मेंस पर इफेक्ट डालती है। आप ऐसा नहीं है कि आप बच्चे की इंटेलिजेंस देख रहे हो, आप बच्चे का IQ टेस्ट कर रहे हो, ऐसा नहीं। जो आपका रिसर्च प्रॉब्लम है आप उसी उद्देश्य पर काम कर रहे हो, उसी पर काम कर रहे हो, उसको हम कहते हैं वैलिडिटी। यानी जिस चीज़ के लिए रिसर्च की जा रही है आप उसी को देख रहे हो, आप उसी पर काम कर रहे हो। ऑब्जेक्टिविटी का क्या मतलब होता है कि रिसर्च हमेशा ऑब्जेक्टिव होती है। ऑब्जेक्टिविटी का मतलब होता है कि कोई पर्सनल बायस नहीं आ सकता रिसर्च के अंदर, कभी भी कोई पर्सनल आप सब्जेक्टिविटी नहीं ला सकते हो, उसको हम कहते हैं ऑब्जेक्टिविटी। यानी पूरी ऑनेस्टी के साथ आपको अपने रिजल्ट को प्रेजेंट करना होगा, अपनी फाइंडिंग्स को देना होगा, ओके, उसको हम कहते हैं ऑब्जेक्टिविटी। रिलायबिलिटी में आपको समझा चुकी हूँ। अगला होता है क्रेडिबिलिटी। क्रेडिबिलिटी का क्या मतलब होता है? क्रेडिबिलिटी का मतलब भी यही होता है विश्वसनीयता।
इसका असल में मतलब होता है आप अपनी रिसर्च में बेस्ट से बेस्ट टूल, बेस्ट से बेस्ट मेथड यूज़ कर रहे हो। आपने अपनी रिसर्च को वैलिड और ऑथेंटिक बनाने के लिए हर एक चीज़ बहुत सोच समझकर और बहुत ही अच्छे से यूज़ की है। मेथड्स भी आपने बहुत अच्छे यूज़ किए हैं, टूल्स भी बहुत अच्छे यूज़ किए हैं, सारी चीज़ें अच्छी यूज़ की हैं। उसको हम कहते हैं कि रिसर्च के अंदर क्रेडिबिलिटी का होना भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ये सारे पॉइंट्स हमने डिस्कस कर लिए। अब हम चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ गुड रिसर्च? इनमें से कौन सी एक अच्छे शोध की विशेषता नहीं है? फर्स्ट ऑप्शन इज सिस्टमैटिक, सेकेंड ऑप्शन इज लॉजिकल, थर्ड ऑप्शन इज कंट्रोल्ड एंड फोर्थ ऑप्शन इज सब्जेक्टिविटी। आपको ये बताना है इसमें कौन सा नहीं होगा। देखो, मैंने आपको कैरेक्टरिस्टिक्स वाली में ये चीज़ समझाई थी। रिसर्च हमेशा सिस्टमैटिक होती है। यहाँ पर पूछा है नोट, रिसर्च हमेशा सिस्टमैटिक होती है। क्यों? क्योंकि हम रिसर्च में कुछ स्टेप्स फॉलो करते हैं। एक प्लान तरीके से रिसर्च की जाती है, ठीक है। लॉजिकल और प्लान वे में हम रिसर्च को करते हैं और कुछ स्टेप्स को फॉलो करते हैं। स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस होता है रिसर्च का, इसलिए ये सिस्टमैटिक तो होगा। लॉजिकल भी होता है क्योंकि हम लॉजिकल थिंकिंग लगाते हैं अपने हाइपोथेसिस को बनाने के लिए। हम लॉजिकली क्रिटिकली सोचते हैं तो लॉजिकल भी होगा। कंट्रोल भी इसकी कैरेक्टरिस्टिक होगी। क्यों? कंट्रोल्ड का क्या मतलब होता है? कंट्रोल्ड का मतलब होता है कि आप जब रिसर्च करते हो तो आपको कुछ वेरिएबल को कंट्रोल करना होगा और कुछ पर आपको रिसर्च करनी होगी, यानी कि कंडीशंस को कंट्रोल में रखना होगा, तभी तो आप रिसर्च कर सकते हो, तभी तो आप एक्सपेरिमेंट कर सकते हो। तो कंट्रोल भी एक कैरेक्टरिस्टिक है गुड रिसर्च की, ठीक है। आप जैसे आपको कोई रिसर्च करनी है, लैब में आपको कोई रिसर्च करनी है, तो ऐसा ना हो कि जो बाहर का जो टेम्परेचर है वो आपकी रिसर्च पर इफेक्ट डाल दे, निगेटिव इम्पैक्ट डाल दे। तो आपको टेम्परेचर को भी कंट्रोल करना होगा, ठंड ज़्यादा है उसको भी कंट्रोल करना होगा, जो लैब एक्टिविटीज़ होती हैं, जो लैब एक्सपेरिमेंट होते हैं, ठीक है। उस तरीके से आप इसको समझ सकते हो, कनेक्ट कर सकते हो कि कंट्रोल का क्या मतलब है। अब अगला है सब्जेक्टिविटी। ये नहीं होता है एक गुड रिसर्च की क्वालिटीज़ का, ये हिस्सा नहीं है सब्जेक्टिविटी। सब्जेक्टिविटी में बायसनेस आ जाती है, ठीक है। तो एक रिसर्चर कभी भी बायस नहीं हो सकता, एक रिसर्च कभी भी सब्जेक्टिविटी नहीं हो सकती उसके अंदर, क्योंकि ऑनेस्टी के साथ काम करना होता है। आप अपना कोई पर्सनल इंटरप्रिटेशन नहीं ला सकते रिसर्च के अंदर। इसीलिए इसका सही आंसर हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर नोट पूछा था, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 सब्जेक्टिविटी, बिकॉज देयर इज नो सब्जेक्टिविटी इन ए गुड रिसर्च। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट? इनमें से कौन सा करेक्ट नहीं है? अनुसंधान, रिसर्च इज ए सिस्टमैटिक एक्टिविटी, यानी अनुसंधान एक व्यवस्थित गतिविधि है। सेकेंड ऑप्शन इज, इसमें नोट पूछा है, सेकेंड ऑप्शन इज रिसर्च एड्स टू द एग्जिस्टिंग नॉलेज, अनुसंधान मौजूदा ज्ञान को बढ़ाता है। बिल्कुल सही बात है, व्यवस्थित सिस्टमैटिक एक्टिविटी है और ये ज्ञान को भी बढ़ाता है। थर्ड ऑप्शन है रिसर्चर शुड एडजस्ट द फाइंडिंग्स ऑफ रिसर्च अकॉर्डिंग टू द पॉपुलर बिलीव्स और वैल्यूज, यानी शोधकर्ता को शोध के निष्कर्षों को प्रचलित मान्यताओं, मूल्यों आदि के अनुसार समायोजित करना चाहिए। क्या ऐसा होता है कि एक रिसर्चर को जो प्रचलित मान्यताएं हैं, जो रूढ़िवादी विचार हैं, जो परंपराएं हैं, उसके अकॉर्डिंग एडजस्ट करना चाहिए अपनी रिसर्च को? बिल्कुल भी नहीं, ऐसा तो हमने कहीं पढ़ा ही नहीं है। रिसर्चर शुड हैव क्रिएटिव थिंकिंग, ये तो सबसे अच्छी क्वालिटी है रिसर्चर की। अगर एक रिसर्चर क्रिएटिव होगा तभी तो वो एक अच्छी प्रॉब्लम को सेलेक्ट कर सकता है, तभी तो वो एक अच्छी हाइपोथेसिस बना सकता है, एक अच्छा रिसर्च डिज़ाइन तैयार कर सकता है। तो रिसर्चर का क्रिएटिव होना भी इम्पॉर्टेंट है। रिसर्च का सिस्टमैटिक एक्टिविटी है, ये भी सही बात है। और हमारी नॉलेज को हमेशा बढ़ाने का काम करती है रिसर्च, क्योंकि कुछ ना कुछ नया आता है रिसर्च के थ्रू, ठीक है। तो ज्ञान में भी वृद्धि होती है, बट ये नहीं होता है। इसलिए इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 3, रिसर्च शुड एडजस्ट द फाइंडिंग। ये वाला आंसर बिल्कुल नहीं होगा इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। रिसर्च मीन्स, ये छोटा क्वेश्चन है, बट एग्जाम में क्या होता है, प्रेशर इतना होता है कि जो इजी क्वेश्चन है वो भी गलत हो जाते हैं कई बार, ठीक है। तो आपको यहाँ बताना है कि रिसर्च का मतलब क्या होता है। फर्स्ट ऑप्शन इज सर्चिंग अगेन एंड अगेन, सेकेंड ऑप्शन इज फाइंडिंग सॉल्यूशन ऑफ एनी प्रॉब्लम, यानी दोबारा बार बार सर्च करना, किसी भी समस्या का समाधान खोजना, साइंटिफिक अप्रोच टू न्यू ट्रूथ, ठीक है। और अगला है कंडक्टिंग एक्सपेरिमेंट। तो रिसर्च का मतलब क्या होगा? देखो, फाइंडिंग सॉल्यूशन ऑफ एनी प्रॉब्लम, किसी भी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन देखना,
सर्चिंग अगेन 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 एंड साइंटिफिक अप्रोच टू न्यू ट्रूथ। ये सारी ही चीज़ें रिसर्च का मतलब हैं। अगर सही से देखा जाए तो रिसर्च का मतलब ये सारी चीज़ें रिसर्च को अच्छे से एक्सप्लेन करती हैं। बट जो असल मतलब है, असल जो मतलब है रिसर्च का, वो होता है साइंटिफिक अप्रोच टू न्यू ट्रूथ। ठीक है, इसलिए इसका ऑप्शन हो जाएगा 3। क्यों? देखो, किसी भी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन अगर आपको देखना है तो वो आप नॉर्मली भी देख सकते हो, उसके लिए आपको कोई रिसर्च करने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि लोकल लेवल पर भी कोई प्रॉब्लम हो सकती है। और सर्चिंग अगेन एंड अगेन, ये भी एक लोकल लेवल पर भी हम इसको रखकर देख सकते हैं, है तो ये रिसर्च का ही पार्ट। बट अगर इसमें एलिमिनेट किया जाए तो सबसे बेस्ट ऑप्शन होगा साइंटिफिक अप्रोच टू न्यू ट्रूथ, क्योंकि रिसर्च हमारी साइंटिफिक होती है, सिस्टमैटिक होती है, एक प्लान्ड एक्टिविटी है। इसलिए साइंटिफिक अप्रोच, किसी भी नए ज्ञान की खोज, किसी भी नए ज्ञान को हम साइंटिफिक तरीके से, वैज्ञानिक तरीके से जब हम खोजते हैं, उसको हम कहते हैं रिसर्च। इसलिए इसका बेस्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3। सेकेंड एंड लास्ट क्वेश्चन इज, ऑन कंडक्टिंग ए रिसर्च रिपीटेडली अंडर सिमिलर कंट्रोल्ड कंडीशन द आउटकम इज सिमिलर एवरी टाइम, दस द रिसर्च विल बी। ये भी मैं अभी आपको पीछे समझाया है, अगर आपने अच्छे से सुना है तो इसको देखते ही आपको पता चल गया होगा कि इसका आंसर क्या होगा। किसी शोध को एक जैसी नियंत्रित स्थिति में बार बार करने पर परिणाम अगर हर बार एक ही जैसा आता है तो उसको हम क्या कहते हैं? मैंने अभी वैलिडिटी और रिलायबिलिटी का मतलब बताया आपको, उसमें हमने ये चीज़ पढ़ी थी कि जब भी एक रिसर्च का सेम आता है रिजल्ट, ठीक है, परिणाम बार बार एक ही जैसा आता है, तो उसको हम कहते हैं कि हमारी रिसर्च रिलायबल है। इसीलिए इसका ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा इसका सही आंसर, रिलायबिलिटी या फिर रिलायबल। ओके, आई होप कि आपको ये सारे ही जितने भी क्वेश्चंस मैंने कराए हैं उनका एक्सप्लेनेशन अच्छे से समझ आया होगा, बहुत सी नई चीज़ें आपको पता चली होंगी। अगर आपको ये वीडियो थोड़ी सी भी हेल्पफुल लगी हो तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा और प्लीज़ सपोर्ट कीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, ताकि आपको आगे भी और ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियोस मिल सकें। बेल आइकॉन भी प्रेस कर देना ताकि नोटिफिकेशन आपको टाइम पर मिल सके। थैंक यू सो मच।